today we'll begin with a new topic, laws of chemical combination. ठीक है, laws of chemical combination. So ये combination का जो law है, इसके अंदर कई laws आते हैं. एक है law of mass action, law of mass action. Sorry, mass action नहीं, my mistake. Law of conservation, law of conservation of mass. देख रहे हो क्या हो रहा है? चाय नहीं मिली, यही हो रहा है मेरे साथ. चाय जब तक नहीं पियो तब तक दिमाग ही नहीं काम करता. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? लेवोइजियर. लेवोइजियर, एंटोइन लेवोइजियर. स्पेलिंग देख लेना. क्या हो गया? 1789 लिख लो. हाँ, अरे तुम्हें ये नहीं आएगा ईयर क्या है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए किस साल क्या खोज हुई थी, तो तुम्हें एक ट्रेंड ऑर्डर पता चलेगा ना कि कितनी पुरानी बात है ये. कब डिस्कवरी हुई है सब, कब ये सब बातें हो रही थी. तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. कब? इन अ केमिकल रिएक्शन. इन अ केमिकल रिएक्शन. अब इसको समझेंगे, पहले लिखते जाएंगे लॉज और फिर हम समझते जाएंगे. एक केमिकल रिएक्शन में मास डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बनाया भी नहीं जा सकता. इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म. इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म. वो कहाँ है? शाहरुख खान ने है अपना है? किधर है? अरे एकदम खो गया है वो. अच्छा, ये यहाँ बैठता था इसलिए वहां नहीं. बताओ यार. So it can be only transformed from one form to another. ठीक है, तो देखो इसको अब अच्छे समझते हैं. सिग्मा मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? समेशन. तो जो सम ऑफ मास ऑफ, मान लो A प्लस बी इज गिविंग C प्लस डी, मान लो ऐसा कुछ है. तो ये लॉ क्या कह रहा है कि भाई जो सम ऑफ मास ऑफ A एंड B, मतलब रिएक्टेंट, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स. है ना? टोटल मास लेफ्ट साइड और राइट साइड में सेम होना चाहिए, कंजर्व्ड है मास. यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B शुड बी इक्वल टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D. यही कह रहा है ये लोग. ठीक है, आइडियल सिस्टम में ये होता है, मास कंजर्व रहता है. बट कुछ ऐसे रिएक्शन है जहां पे मास कांस्टेंट, जैसे कुछ रिएक्शंस में मास कांस्टेंट है और कुछ में मास का लॉस हो सकता है. तो ये चीज हो गई. जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में मास भी चेंज होता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है. और ये बैलेंस इक्वेशन में ऐसा हो रहा है. अब जैसे एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल जैसे मान लो लिखा है N2 प्लस H2 गिव्स NH3. मान लो इसका 5 ग्राम है, इसका 20 ग्राम है. बताओ इसका कितना रहा होगा? 15. क्योंकि 5 प्लस x इक्वल टू 20 किया तो तुमने x निकाल लिया है ना. समझ लो, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड रिएक्शन. ठीक है, तो यही है, नोट कर लो इसमें, और कुछ है नहीं, सिंपल बात है. इट स्पीक्स अबाउट बैलेंसिंग ऑफ एटम. एटम दोनों तरफ बैलेंस्ड होने चाहिए, यही कह रहा है. बिठा दें. नाउ सेकंड, इसके बाद जो हमारा लॉ आया वो आया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शंस. डेफिनेट प्रपोर्शन, तो इसकी या कांस्टेंट प्रपोर्शन.
या इसको हम लोग बोलते हैं प्राउस्ट लॉ। इसको और नाम क्या है? प्राउस्ट लॉ, क्योंकि ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, है ना। 1799 में किसने दिया था? ये प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया। क्या लॉ दिया? कि एलिमेंट्स, देखो एक्चुअली अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप अपनी एनसीईआरटी और अपने बुक्स को फॉलो कर सकते हो, एक्चुअली उनमें क्या दिया है, बट कॉन्सेप्ट वही है, सेम है, बस लिखने का, स्टेटमेंट का, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो ये क्या कह रहा है? एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन स्पेसिफिक डेफिनेट प्रोपोर्शंस ओनली बाय मास। क्या मतलब हुआ? दो एलिमेंट कंपाउंड जब बनाते हैं, क्या बोला? जब दो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं, डाल्टन ने भी तो ये कहा था, सो दे डू सो इन फिक्स्ड डेफिनेट प्रोपोर्शंस, राइट। जैसे एलिमेंट वाटर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये वाटर कब बनाएंगे बताओ? चाहे अर्थ पे तुम पानी बनाओ, चाहे जुपिटर पे बनाओ, चाहे दूसरे गैलेक्सी बनाओ, कहीं पे भी पानी कब बनेगा? जब इसका 1 ग्राम इसके, या ऐसे बोलो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना मास बताओ? हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। इनका रेशियो कितना हो गया? 1:8। यानी कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में कंबाइन करें तभी पानी बनेगा। मतलब तुम सोचो नेचर कितना इंटेलिजेंट है कि पानी बरस रहा है जब, so it is automatically taking उतने मॉलिक्यूल कंबाइन करके पानी बरसा रहा है। Are you getting it? So it knows कि वाटर कैसे बनाना है। जैसे ही वो इतना उसने उठा के इसके साथ मिलाया, पानी बरसने लगा, और लगातार बरस रहा है पानी, मतलब कि जीनियस डिजाइन, ठीक है। सो दिस कैन नॉट बी जस्ट कोइंसिडेंस, ठीक है। सो H और O 1:8 रेशियो में ही कंबाइन करेंगे तभी पानी, जैसे यहाँ कहीं पानी पड़ा है तो उसमें पक्का मान लेना 1:8 रेशियो है। अगर ऐसा हो गया 0.5:2 तो क्या पानी होगा? नहीं। 1.1:8.3 क्या पानी बनेगा? नहीं बनेगा। एग्जैक्टली 1:8 में हो जाएगा, ठीक है, बाय मास। मान लो अगर हाइड्रोजन एयर में कितना है? 20 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए एयर में? उतने ही, उसके आसपास। 20 × 8 160 ग्राम, है ना। 1:8 रेशियो है ना, तो 20। तो अगर हाइड्रोजन 20 ग्राम है तो पानी बनने के लिए ऑक्सीजन का कितना ग्राम प्रेजेंट होना चाहिए? 160 ग्राम। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो बस यही लाइफ आपको जाननी थी, यही ये लॉ कह रहा है कि कांस्टेंट या फिक्स्ड डिफरेंट प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है। तो नोट करना है कुछ, जैसे अमोनिया है, बताओ अमोनिया कब बनेगा? अमोनिया में बताओ नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन का क्या रेशियो है, और मुझे फिर बताओ परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है अमोनिया में और परसेंटेज हाइड्रोजन कैसे करेंगे? कितना नाइट्रोजन है? 14:3 ना। 14 होता है ना नाइट्रोजन, N7 लिखते हो, तो 14 ग्राम इसका, जब इसके 1 ग्राम के साथ कंबाइन करें, और कितने हाइड्रोजन है? 3, तो इसके 3 ग्राम के साथ, ठीक है, तब अमोनिया बनता है। अब बताओ नाइट्रोजन परसेंटेज कितना है वहां पे? ठीक है, तो बताओ परसेंटेज नाइट्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन कितना है? 14, टोटल कितना है? 14 + 3 × 100%। उसी तरह यहाँ पे 3, बस निकाल लेना जो भी आंसर है, यानी कि उतने परसेंटेज में भी हो रेशियो वाइज तो भी बन जाएगा, ठीक है। अनवी आगे रिवाइज ये कैसे हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा? शाहरुख क्यों? थोड़ा थोड़ा पूरा। अरे तो एक वीक बाद मिलते हैं हम लोग, मान लो, या 5 दिन बाद, 4 दिन बाद मिलते हैं, तो कुछ तो कर ही होगा, चैप्टर तो हो ही होगा तुम्हारा। नहीं किया? बॉम्बे गए थे शूटिंग पे।
लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ पे। क्या नेक्स्ट लॉ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिशन। जो नेक्स्ट लॉ आ रहा है वो क्या है? क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये लॉ अच्छे से समझना क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी और एग्जाम्पलर करके जो बुक है उसमें भी इसमें न्यूमेरिकल है। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस लिख लो। और ये किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन। इन देखो प्रोग्रेस करते आप देख सकते हो ना ईयर वाइज। अब ये देखो लॉ क्या कहता है? व्हेनेवर द सेम टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, the various masses of an individual element that combines with the same mass of the other elements exist in the ratio of small whole numbers। ये लॉ पहले लिख लो फिर समझते हैं क्या कह रहा है। दिखने में डरावना लग रहा है पर है बहुत ही बेकार, है ना? क्या बोल रहे हैं? When the same two elements combine to form more than one compound, मतलब जैसे मान लो N2 है और O2 है, ये दो कंबाइन करके मान लो कुछ दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, मान लो दो बना रहा है, NO बना रहा है, मान लो NO2, मानते हो? या सिंपल और लेते हैं C प्लस O2 ले लेते हैं। चलो ये CO प्लस और CO2 भी बन रहा है, दो अलग अलग। तो वही बोल रहे देखो, रीड करो। When same two elements मतलब ये दोनों combine to form more than one compound मतलब ये दोनों, the various masses of an individual element that combines with the same mass of the other elements मतलब मान लो इसका मास हमें, ये हमारी ये वाली बात होगी। the various masses of individual element मतलब मान लो O2 that combines with the same mass मतलब इसका फिक्स कर दिया मास। अगर हमने इसका मास क्या कर दिया? फिक्स। तो वो कह रहा है जो फिक्स मास के साथ इसका कंबाइन करेगा, इसका मास किसके मास के फिक्स मास के साथ? इसके फिक्स मास के साथ, है ना? जब ये कंबाइन करेगा दोनों बनाते समय तो वो इसके साथ होल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन है, मान लो यहाँ 12 ग्राम और यहाँ पे कितना है? 16 ग्राम और नेक्स्ट में 24 ग्राम है, यहाँ कितना है? 32 ग्राम। तो देखो 12 था तो 16 था तो 24 होगा तो क्या होगा? 32। ये आपस में भी देखो जब ये डबल हुआ तो लकीली ये भी क्या हो गया? डबल। ज्यादा भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, मान लो 64 हो गया। तो ये ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो ऐसे डेटा दे रखा है, पहले ऐसे दिया हुआ है, ठीक है तुमको। कार्बन जब 12 था तो ऑक्सीजन कितना यूज हुआ था? 16 ग्राम, ठीक है। और जब ये 24 हुआ तो कितना यूज हुआ? 64। तो अब लेट्स फिक्स द मास ऑफ कार्बन। मान लो हमने फिक्स कर दिया मास ऑफ कार्बन, कितना कर दिया फिक्स? बता, 12 करें 24?
आप बताओ कितना फिक्स है? 12 कर दें। तो जो अगर 12 फिक्स किया तो इसके करस्पॉन्डिंग था 16, तो अभी मुझे इसको भी 12 करना पड़ेगा क्योंकि इसको 12 फिक्स किया, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। तो इधर पे क्या करेंगे? तो कितना हो जाएगा? इसका 12 हमने जब किया तो इसका आ गया कितना? 32। तो आपस में अभी भी रेशियो कितना रहा? होल नंबर रेशियो 1:2 ही रहा ना इसका, 16:32। समझ रहे हो? यही कह रहे हैं। गॉट इट? और कुछ नहीं। इसके फिक्स्ड मास के साथ जब इस एक्चुअली एक्सपेरिमेंट जब हुआ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेटा C+O2 जब ये बना था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का डेटा यहाँ था 24, 64, मतलब इसका 24 यूज हुआ, इसका 64 और CO2 बन रहा। हमने क्या किया? इसका मास फिक्स कर दिया। कितना कर दिया? 12। तो इसका कितना आ गया? 32। वो भी आपस में इन दोनों का रेशियो तब भी क्या था? 16:32, 1:2 ही था। ये तो कह रहा है द सेम the various masses of an individual element, मतलब कौन सा? O2 that combines with the same mass of the other element। तो various masses कौन से हुए? ये दोनों ही हुए ना, of this element which combines with fixed mass of this is always in a simple whole number ratio। दिख रहा है 16:32 is a 1:2 only। clear? बस यही कह रहा है और कुछ नहीं। तो नोट कर लो ये, अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं तो फील आ जाएगा। 2 क्वेश्चंस कर लेंगे। चलो मल्टीपल प्रोपोर्शन पे 2 क्वेश्चन। गिफ्ट तो मिला। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे पहले। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्या हो गया? इसकी घड़ी क्यों तोड़ दी तुमने? हाँ। बिठा दें लो। वेरी गुड। क्या है बताओ, क्या कह रहा है लोग? क्वेश्चन देखो, एक डेटा दिया हुआ है, एक रिएक्शन हो रही होगी, उसमें मास ऑफ डाई नाइट्रोजन दे रखा है इन्होंने। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है एनसीईआरटी। ठीक है, मास ऑफ डाई नाइट्रोजन और मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये डेटा दिया हुआ है, इसका कितना? एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, 4 एक्सपेरिमेंट किए गए अलग अलग, उसमें अलग अलग ऑब्वियसली प्रोडक्ट बन रहे होंगे मान लो। तो ये एक्सपेरिमेंट 1 में इसका जब 14 ग्राम लिया तो इसका कितना ग्राम लिया? 16 ग्राम। एक्सपेरिमेंट 2 में जब इसका 14 किया तो इसका कितना लिया? 32 ग्राम। जब इसका एक्सपेरिमेंट 3 में 28 ग्राम लिया तो इसका कितना लिया? 32 ग्राम। और इसका कितना? 28 ग्राम हुआ तो इसका 80 ग्राम रिएक्ट किया। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है क्या? Which law of chemical combination is obeyed by this experimental data? ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंट में मासेस ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो दिया हुआ, मतलब मासेस दिए हुए हैं, रेशियो नहीं। इन्होंने आपको बताना इस डेटा को देख के कि किस लॉ को ये ओबे करता है एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमने बता ही दिया हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो पहले वही सोचेंगे। बताओ किसका मास फिक्स कर दें? डाई नाइट्रोजन का करें या डाई ऑक्सीजन? किसी का भी कर दो। नाइट्रोजन का करते हैं। कितना करते हैं? 14 या 28? 14 कर है। ठीक है, तो मान लो हमने इसका 14 ग्राम लिया। तो जब इसका 14 लिया तो इसके लिए 16 था कि नहीं? इसका 14 लिया तो ये भी फिक्स ही है, वही सेम ही है ना, फिक्स किया है 14। वी आर फिक्सिंग 14 ग्राम फॉर डाई नाइट्रोजन, ये हमने फिक्स किया हुआ है। तो 14 लिया तो यहाँ पे कितना था? 32। अब इसका 28 है, इसको भी क्या बना दें? क्या बनाएंगे इसको? डिवाइड बाय 2। इधर भी फिर क्या करेंगे? और इधर भी डिवाइड बाय 2, इधर भी डिवाइड बाय 2। हाँ या ना? सोच लो। ये क्या आ गया? 14 ग्राम आया इधर भी और इधर भी क्या आ गया? मतलब हमने चारों एक्सपेरिमेंट में जो मास ऑफ कार्बन 14 कर दिया। तो यहाँ डिवाइड किया, कितना आया? 16 आया और यहाँ पे 40 ग्राम है। तो बताओ इनका रेशियो आपस में कितना है ऑक्सीजन का? 16:32:16:40। ये क्या सिंपल होल नंबर रेशियो है क्या? देखो, अरे 16 है, 16 2 जा 40 नहीं जाएगा तो क्या आएगा? 5 8 जा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16,
8 4 are 32, 8 2 are 16, so 2:4:2:5 भी तो simplest whole number ratios ही है. तो yes, this is obeying law of multiple proportions. ठीक है, ये किसका रेशियो हमने निकाला? ऑक्सीजन के मासेस का. Clear? Which combines with the fixed mass of the other element. ठीक है. आप कोई भी फिक्स करो, बार बार वही मल्टीपल प्रोपोर्शन को ओबे करेगा, क्योंकि सिंपल रेशियो आना चाहिए आंसर. Got it? So this is all about the law of multiple प्रोपोर्शन. एक क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में आपके बड़ा आता है, तो वो आप ट्राई करने ना. एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, वो मैंने देखा कई बार स्कूलों में आता है. वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बस वहां पे रेड कलर बॉल और वो ब्लू कलर बॉल करके दिया हुआ है. चलो करते हैं, करें वो क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का ही है, लेट्स डू इट. पहले तो बोला है डिफाइन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो वो तो कर ही लोगे आप, ये बता दें. ठीक है. हाँ हाँ लिखो. ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा मतलब बोरिंग होता है, लेकिन अ बॉक्स कंटेन्स, क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल प्रॉब्लम है. अ बॉक्स कंटेन्स क्या? सम आइडेंटिकल रेड कलर्ड. ये स्कूल एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट मल्टीपल प्रोपोर्शन का आता ही है. लेबल्ड एज ए. और ये समझ गए तो कॉम्पिटिशन में भी आप आराम से कर लोगे अगर इसका क्वेश्चन आया तो. और स्टेटमेंट रट लेना. स्टेटमेंट आपको फील होना चाहिए कि हर लॉ का स्टेटमेंट क्या है. कई बार ये डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ लेते हैं. क्या बोल रहा है, रीड कर लो. A box contains some identical red colored balls labeled as A, each weighing 2 grams. Another box contains identical blue colored balls labeled as B, each weighing 5 grams. Consider the combo, मतलब combinations. कौन कौन से combinations balls के लिए हमने रेड और ब्लू balls के? AB2, A2B and A2B3, ये 4 कॉम्बिनेशन बनाए balls के. तो and show क्या शो करना है? that law of multiple proportions is applicable. तो कैसे करेंगे देखो. पहले हम कॉम्बिनेशन बना लें. कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? AB, AB2, A2B और A2B3. और क्या दिया हुआ है? इनके कॉम्बिनेशन हमने बना लिए और इनका डेटा कुछ दिया है. मास ऑफ ए, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? मास ऑफ ए. और यहां मास ऑफ बी दे रखा है ना, मास ऑफ बी. बताओ ए का कितना है? एबी में ए का कितना मास होगा? 2 ग्राम. ए का मास वैसे कितना दे रखा है इन्होंने? 2 ग्राम. और बी का कितना देगा? 5. एक बॉल का है ना, ये कितने बॉल का है? एक बॉल का. तो बताओ कितने बॉल है? एक है, एक ही है, तो यार 2 ग्राम. और बी के कितने बॉल है? एक ही है, तो 5 ग्राम. यहाँ बताओ ए और बी के कितने बॉल्स हैं? ए का कितना है बताओ? 2 ग्राम. और बी के कितना हो जाएगा? 10 ग्राम, क्योंकि 2 बॉल है. फिर 4 ग्राम और 5 ग्राम है ना. और यहाँ पे ए के कितने बॉल हैं? 2, तो 2 × 2 4 ग्राम. और बी के कितने बॉल हैं? 3, तो 3 × 5 15 ग्राम. हाँ क्लियर? यहाँ तक ये टेबल बना लोगे आप. टेबल आपको बनाना पड़ेगा. उन्होंने बोला शो करो, तो हम
यहाँ पे आंसर, ये टेबल आपको बना लेना है। बस आपको क्या करना है, फिक्स कर दो किसी का मास। किसका मास फिक्स कर दे? ए का फिक्स करें, कितना कर दे? 2 ग्राम। ठीक है, कर दो। तो अगर हमने 2 ग्राम फिक्स किया, 2 ग्राम फिक्स किया, तो इधर भी क्या बनाएंगे? 2। तो 2 ग्राम अगर यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5/2। मतलब 2.5 ग्राम हो जाएगा। 2 ग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2.5, और इसका 2 ग्राम बनाओगे अगर 4 ग्राम का 2 ग्राम करोगे डिवाइड बाय 2, तो इधर भी डिवाइड बाय 2 किया, कितना आ गया? 7.5 ग्राम, है ना। तो अब तुम्हारा रेशियो देख लो, बी का क्या फिक्स्ड मास, ए का तुमने 2 ग्राम किया, क्या बी का सिंपल रेशियो में आता है? तो 5:10:2.5:7.5 आया ना। 2.5 तो लिख सकते हो 25/10। पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया तो क्या आ गया? 50:100:25:75, है ना। क्या आ जाएगा? 2:, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 into 2, 25 into 4, 25 1 जा, 25 3 जा, 2:4:1:3। हाँ, सिंपल रेशियो में आ रहा है। किसका? बी का मास। ए के फिक्स्ड, बी का जो मासेस हैं वो फिक्स्ड मास, मतलब 2 ग्राम सबके, अगर 2 ग्राम ले तो उसके साथ रिएक्ट करेगा अगर, या कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो भी होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा। गॉट इट? सो दिस इज द मतलब टफेस्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है मल्टीपल प्रोपोर्शन में। खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो विच लॉ इज एप्लीकेबल हियर? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वी हैव प्रूव्ड इट, है ना। फिर आप कैसे लिखोगे फाइनली? फिर लिखोगे सिंस, इसलिए आंसर लिखने बाद लिखोगे सिंस, वो स्टेटमेंट मार देना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का। सिंस द फिक्स्ड मास ऑफ A with the fixed mass of A, the masses of B which combined are in simple whole number ratio, therefore law of multiple proportion is applicable। ऐसे स्टेटमेंट डाल देना, सुंदर सा, खुश। तो ये 3 लॉज हो गए, ये 3 मेन लॉज हैं। चौथा लॉ हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, बट वो कॉम्पिटिशन में आ सकता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। So fourth law which is important is law of reciprocal proportion। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये कंपटीशन के लिए प्योरली रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था? रिचर, RITCHER। कब दिया था? 1792 में। ठीक है, तो ये थोड़ा पुराना लॉ है उससे भी, बट बता देते हैं। ये क्या कहता है लॉ? इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine separately with the same weight of a third element, same weight of the third element, the ratio of masses in which they do so are either the same or a simple multiple of mass ratio in which they combine। तो ये जो लॉ है ये सुनने में बड़ा डेडली लग रहा है, पता नहीं क्या है, देखते हैं। लिख लो पहले, फिर ये लॉ समझते हैं। तो इस क्वेश्चन, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का एग्जांपल समझते हैं कि व्हाट कैन बी द एग्जांपल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो है, मान लो हमारे पास यहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है, क्या? मीथेन, है ना। और कार्बन से ही हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के क्या बना रहे हैं? मान लो CO2 बन रहा है। ठीक है,
ये बैलेंस्ड है क्या? नहीं, यहाँ 2 डाल दें, बैलेंस हो गई। सॉरी, C+H2, सॉरी माय मिस्टेक, C+2H2 गिव्स मीथेन एंड C+O2 गिव्स CO2, है ना? तो बताओ यहाँ पे हम इसका कितना मास है? 12 ग्राम रिएक्ट कर रहा है कितने मास के साथ? 4 ग्राम के साथ, हाँ है ना? एक हाइड्रोजन का तो एक ही होता है ना, और कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 4 ग्राम। और यहाँ पे कितना हो गया? 16 ग्राम, है कि नहीं? और यहाँ पे कार्बन का कितना है अभी भी? फिक्स 12 ग्राम। यहाँ कितना है इसका, ऑक्सीजन का? 32 ग्राम। और इसमें कितना है? 44 ग्राम। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट है, कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, मतलब कार्बन का सेम मास से कर रहे हैं ना दोनों, 12 ग्राम 12 ग्राम। द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, मतलब इन दोनों के रेशियो, है ना? ओके। और अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रिएक्ट करते तो क्या बनता? बताओ कितना रेशियो होता है यहाँ पे? 4 ग्राम, 32 ग्राम, और ये जो भी आ जाए 36 ग्राम। तो ये दोनों का रेशियो देखो, बताओ यहाँ पे जब ये सेपरेटली रिएक्ट करते हैं, ये दोनों जब ये सेपरेटली रिएक्ट करते कितना रेशियो बना? 1:8। और जब इसके फिक्स्ड मास के साथ भी इन दोनों ने रिएक्ट किया तो भी कितना इनका रेशियो बना आपस में? 4:32, है ना? याद देखो 4:32। जब इसके फिक्स्ड मास के साथ किया तब भी इनका रेशियो कितना बना? 1:8। और सेपरेटली रिएक्ट करते तो भी इनका रेशियो 1:8 बनता। तो यही कह रहा है वो कि आइदर द सेम, मतलब 1:8 1:8, या सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो, मतलब यहाँ 1:8 है तो मान लो यहाँ 1:16 हो जाता, 2:16 हो जाता, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इसका, है ना? इसका 3 होता तो यहाँ पे 24 हो जाता, ऐसा भी हो सकता। क्लियर हो रहा है? तो यही ये लॉ कह रहा है। तो ये लॉ में क्या था? ये लॉ का स्टेटमेंट था क्या? फिर से बता दे रहा हूँ। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंबाइन विद सेम वेट, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑफ द थर्ड एलिमेंट, द रेशियो ऑफ मासेस इन व्हिच दे डू सो, हु हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो इसके मासेस, इनका रेशियो यहाँ पे कितना है? 1:8। सो यही कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ मासेस मतलब 1:8 इन व्हिच दे डू सो आर आइदर द सेम और सिंपल मल्टीपल इन व्हिच दे कंबाइन, मतलब जब ये दोनों कंबाइन किए होते तो जो रेशियो आता वही इनका भी रेशियो है यहाँ। क्लियर? जो इसके फिक्स मास का आता है, यही कह रहा है लॉ। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ सुनने में, पर है बड़ा आसान। तो ये नोट कर लो, ये आ सकता है एज अ स्टेटमेंट, या एग्जांपल दे देंगे, बोलेंगे भाई ऐसा एग्जांपल, एक सिनेरियो दे देंगे, बोलेंगे व्हिच लॉ डज इट रिप्रेजेंट, तो आपको खुद आना चाहिए। So law of reciprocal proportion is also over. नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। इसकी फोटो देख रहा हूँ, क्या कर रहा है? ठीक है, नेक्स्ट लॉ, लेट अस गो टू व्हिच इज गिलुज़ैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तुम्हारा फेवरेट लॉ। Fifth law, which is Gay-Lussac's law of gaseous volume, है ना? क्यों शाहरुख, फेवरेट है ना तुम्हारा? तुम जानो तो तुम बताओगे ना क्यों फेवरेट है, बताओ। पहली बार तो सुनी। अरे इसमें खुशी है, इसके नाम में ही खुशी है। क्या हो गया था? The ratio between the volume of gaseous reactants and products can be expressed in simple whole numbers। बहुत आसान।
ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे देखो H2 प्लस Cl2 gives 2HCl है ना। तो यहाँ पे बताओ इसका कितना वॉल्यूम रेशियो वाइज कर रहा है रिएक्ट। बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये गैसियस है कि नहीं बताओ, गैसियस रिएक्टेंट्स है ना। सो कैन बी दीज द वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, सिंपल होल नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे, कितना रेशियो इन तीनों का, 1:2 है ना। 1 वॉल्यूम इज टू 1 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम। समझ में आ रही बात। यहाँ देखो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे उतना ही वॉल्यूम का रेशियो। तो यहाँ मान लो 100 ml रिएक्ट करता है इसका, तो इसका भी 100 ml ही रिएक्ट करेगा, तो इसका कितना बनाएगा 200 ml। समझ रहे हो मेरी बात। तो बोल रहे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में, मतलब क्या है सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ पे बना 1:1:2 या 1:1 रिएक्टेंट्स की बात करें तो ये सिंपल सा लॉ है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट लॉ इज इंपॉर्टेंट, एवोगाड्रोस लॉ। क्या हो गया, इक्वल वॉल्यूम्स, ये लॉ क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम्स of all gases at the same temperature। क्या हो गया भाई, क्यों कर रहे हो डिस्टर्ब क्लास। at the same temperature and pressure have the same number of molecules, have the same number of मॉलिक्यूल। तो सिंपल ये कह रहा है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 reacts with 5 volumes of O2, how much volume of water vapor is produced, of water vapor is produced। बताओ भाई कैसे करेंगे। ये देखो इसको पहले रिएक्शन लिख दो, क्या बोला है, H2 प्लस O2 क्या होता है, वाटर बनाता है कि नहीं। बैलेंस करो, क्या है बैलेंस इक्वेशन बताओ, 2:2। ये देखो ये हो जाएगा, यानी कि इसका रेशियो क्या है बैलेंस्ड का, 2:1:2 बाय वॉल्यूम है ना। कैसे मालूम है, एवोगाड्रोस लॉ क्या कह रहा है, जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो, या मोल्स का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो। तो यहाँ मोल्स कितने हैं, 2 1 2, तो वही वॉल्यूम का रेशियो हो गया, 2 वॉल्यूम इज टू 1 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम है ना। ये तो लॉ कह रहा है। और ये कितना दिया है हाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम, तो इसका कितना है 5 दे रखा है, तो इसका ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 50 कैसे हो जाएगा, अगर 2:1:2 तो ये 10 है, 5 है, तो ये भी 10 ही होगा ना। यही निकालना तो बोला था, हाउ मेनी वॉल्यूम, तो 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, यही आंसर है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड, 10 वॉल्यूम। सिंपल, आसान। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक इजी। तो सारे लॉस अपने खत्म हो चुके हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के। और एनसीईआरटी मतलब कि अपने जो चैप्टर 1 के, और सारा चैप्टर 1 भी खत्म हो चुका है। अब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट वो सब तो पता है ना भाई, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट राइट करते हो तो इन +32 करते हो ना, ऐसा कुछ करते हो क्यों। तो अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो ये करते हो। केल्विन में दिया डिग्री, वो कर लोगे केल्विन से डिग्री सेल्सियस +273। हाँ, जैसे मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसको लिखते हो 273 प्लस 5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ गया 278 केल्विन। मतलब डिग्री मतलब केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन इज 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, है ना, जो भी वैल्यू दी हो। बस यही, तो आपको बस ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए चैप्टर 1 के लिए। और सिग्निफिकेंट फिगर्स और तो आपको फिजिक्स में ही है ना, कर लोगे सिग्निफिकेंट फिगर, बताएं थोड़ा सा, टाइम है, चलो बता देते हैं थोड़ा सा। सिग्निफिकेंट फिगर्स किया ना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में कर लिया होगा। हाँ, हाँ तो फिर क्या करना।
याद है? हमें बोर्ड का टॉपिक भी डाल दें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी हो गए सारे। So we have completed chapter 1. Now some questions we can solve जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाए, छोड़ के चले जाओ। डाउन कर दे कॉन्फिडेंस आपका? नहीं, डाउन नहीं करेंगे हम, तो आपको अच्छी होती है। IIT JEE कमिंग योर वे, है ना? एज यूजुअल हम JEE के सवाल लगाते हैं। So let us solve some question of JEE. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, यू सॉल्व। ये आया था JEE में 2019 8 अप्रैल। अभी जो शिफ्ट होते हैं ना यहाँ पे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, तो 8 अप्रैल में सेकंड शिफ्ट, मतलब आफ्टरनून इवनिंग स्लॉट में आया था। क्या क्वेश्चन था? द परसेंटेज composition of carbon, the percentage composition of carbon by mole in methane is, चार ऑप्शन, 80%, 25%, 75%, 20%। कैसे करें? करो जल्दी, बहुत आसान। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है पर मोल बाय मोल इन मीथेन। मोल के रेशियो में निकाल लिया ना भाई। मीथेन क्या होता है आपको पता है? CH4 है। अब बोला है बाय मोल, मतलब अगर 1 मोल CH4 ले ले, है ना, तो इसमें कितने मोल कार्बन है? 1 मोल कार्बन होते हैं और ये 4 मोल हाइड्रोजन है, समझ रहे हो? तो बाय मोल तुमने ये पता कर लिया कि 1 मोल मीथेन में 1 मोल कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन है, तो सिंपली परसेंटेज मोल्स का रेशियो लेके निकालना। बाय मोल मतलब किसका रेशियो लेना है? बाय मास नहीं लेना है, बाय मोल लेना है। इसलिए हमने मास के टर्म में नहीं निकाला यहाँ परसेंटेज। नहीं तो हम जनरली परसेंटेज बाय मास निकालते हैं ना, कि मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100, उस रेशियो में नहीं बोल रहे बाय मोल, मतलब मोल्स के रेशियो में। तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 मोल CH4 में 1 मोल कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन है। इजी। अब बताओ कैसे करेंगे? तो परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 1 अपॉन 1 प्लस 4 इनटू 100%, राइट? हो गया, JEE निकल गया तुमसे। अब 1/5 इनटू 100%, दैट इज 20%। हो गया ना? 20% आंसर आ गया। किसका पूछा था? कार्बन ने पूछा था, हाइड्रोजन तो पूछा नहीं था, तो टेंशन नहीं। हो गया इजी। तो JEE कितना घटिया है, मतलब घटिया नहीं है, मतलब इजी एग्जाम है, बस अच्छे से आता है। अभी देखो, अभी धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ेगा, तब अच्छा होता जाएगा एग्जाम। नहीं इजी है, टफ है? इजी है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, जिसने इजी आपने बोला ना इजी किसने बोला? आपने बोला, तो अब आप बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ, यह था JEE 2014 में, JEE में 2014, क्या है? द रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture, is 1:4, is 1:4. The ratio of number of their molecules
is 3:16, 1:4, 7:32, 1:8. करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4 नंबर का है। कैसे करेंगे देख लो। द रेशियो ऑफ मास है द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो रेशियो ऑफ मास मतलब वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेट ऑफ नाइट्रोजन, है ना। रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4। इनका रेशियो कितना दिया है? 1/4। और बोला है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, मतलब n अपॉन n ऑफ O2 अपॉन n ऑफ N2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालो, है ना। ये तो बोला है। तो पहले हम मोल्स का रेशियो लिख ले। मोल्स का रेशियो क्या होगा? n ऑफ O2 अपॉन n ऑफ N2 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2। सब्स्टिट्यूट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। यहां पे क्या आएगा? वेट ऑफ O2 की जगह कितना है? वेट ऑफ O2 पता नहीं। वेट ऑफ मोलर मास कितना है? 32 होता है ना ऑक्सीजन का। और नाइट्रोजन का वेट पता है क्या? नहीं। बट मोलर मास कितना होता है? 28। तो इसको रीअरेंज करो, देखो कैसे लिखोगे। n of O2 upon n of N2 will be equal to W of O2 upon W of N2 into 28/32, हाँ है ना। और W by O2 और ये कितना दे रखा है रेशियो? अरे इधर देखो, ये रेशियो कितना दे रखा है? तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या डाल देंगे? 1/4, हाँ है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या आ गया इस ऑक्सीजन का? ये 1/4 into 28/32, तो 7:32 आ गया। ठीक है। अब ये मोल्स का रेशियो और मोल्स का रेशियो और मॉलिक्यूल का रेशियो सेम होगा। क्यों? क्योंकि मोल्स क्या होता है? n/Na। तो O2 के लिए क्या हो जाएगा ये, और N2 के लिए भी क्या हो जाएगा? n of N2 upon Na। तो डिवाइड करोगे जब, तो n of O2 upon n of N2 क्या हो जाएगा? वही तो मॉलिक्यूल का भी वही रेशियो आ जाएगा। Na कट जाएगा ना डिवाइड करने पे। अरे हाँ है ना। तो आपसे ये पूछा था मोल्स ऑफ रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये वही तो रेशियो ऑफ मोल्स के बराबर भी हो रहा है ना। क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे इन दो इक्वेशन को, तो Na कट जाएगा, तो n of this upon this should be equal to n of O2 upon this। तो आपसे क्या पूछा था? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। तो आपने पहले क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाला, और वही रेशियो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर भी होगा, है ना। तो इसलिए हमने आंसर आ गया 7:32। इजी है इजी। तो बहुत ही इजी मामले सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन की टफनेस क्या है पूरी एग्जाम में? 1% आउट ऑफ 3-4 क्वेश्चन और फिर खत्म। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मिटा दें। तो आप देख सकते हो इतना आसान एग्जाम है कि बस सोचना आना चाहिए, उस समय माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस लगे। विदाउट प्रैक्टिस आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा। सी क्वेश्चन लगाते हो तभी स्ट्राइक करेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं तो आप क्वेश्चन को देखते रह जाओगे और उस समय इतना टाइम नहीं होता आप सोच पाओ। प्लीज रिमेंबर दिस, है ना। सोच ही नहीं सकते, 15 सेकंड से ज्यादा दे ही नहीं सकते, या 18 सेकंड से ज्यादा एक सवाल। तो आपको एकदम याद होना चाहिए सारी चीजें, मतलब आपको प्रैक्टिस इतना अच्छा हो जाए कि आप सारी चीजें कर पाओ। जेई मेन
2015. The molecular formula of a commercial resin used for, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा क्लासिकल जेई मेन क्वेश्चन है. Why I'm calling it classical जेई मेन, मतलब जेई मेन या जेई आईटी जेई कैसे सोचेगा और what it expects from you, इसका एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन चैप्टर जब आप पढ़ोगे उसका एक पार्ट है वाटर का, वाटर टेक्नोलॉजी, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर. उसका पार्ट पता होगा, उसको मिला दिया किससे, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से. तो अगर आपको उसकी रिएक्शन नहीं पता या आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन करने में थोड़ा स्ट्रगल करोगे. तो ये जेई वाले ये करते हैं कि एक चैप्टर को दूसरे से मिला के भी कई बार सवाल बना देते हैं. तो यू कैन नॉट डू सिलेक्टिव स्टडी इन जेई. सिलेक्टिव स्टडी जैसा कुछ नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपको सब कुछ करके जाना होगा. कोई भी चीज किसी से जोड़ के सवाल बनाया सकते, यानी कि 2-3 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 4 को चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है. So what would be the maximum uptake of, अब ये आदमी कोई पहली बार देखेगा और वो हाइड्रोजन चैप्टर छोड़ के गया है ना, तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएगा, उसको समझ ही में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या हो रहा है. अब क्योंकि आपने तो किया नहीं चैप्टर, लेकिन अभी आपके सामने मैंने रख दिया ये सवाल, तो आप ये सोचोगे सर ने पढ़ाया नहीं. लेकिन हम लोग आगे इसको ऑब्वियसली डिटेल में करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अभी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे. कि अगर हमें वो मानते हुए कि वो चैप्टर हो चुका है, क्या मानते हुए कि वो चैप्टर हो गया है, तब कैसे करेंगे. क्यों भाई, सारों को समझ में आया? क्या बोला बताओ? इतना बोल दिया कि बोल ही नहीं सकते. तो ये क्वेश्चन करो. नीति विल टेल लाइक शी टोल्ड द लास्ट आंसर. अभी फिर से नीति बताएगी. So yes नीति, प्लीज टेल हाउ विल यू सॉल्व. देखो क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं, ठीक है. द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयंस इन वाटर सॉफ्टली. देखो होता क्या है, जो पानी होता है वो हार्ड वाटर कई जगहों पे होता है ना, जैसे पुणे में भी हार्ड वाटर आ रहा है ना. तो हार्ड वाटर क्या होता है, उससे लेदर नहीं होता सोप. आप सीटी हो जाते हो, नहा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेदर ही नहीं हो रहा, सोप चिपक जा रहा है आपकी बॉडी में, तो क्या फायदा. तो बोल रहे हैं कि जो रेजिन है जो एक्सचेंज करता है आयंस को वाटर सॉफ्टनिंग में, उसका फार्मूला क्या है, ये रेजिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला. कोई रेजिन है, कोई कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड जो आयन एक्सचेंज करता है, हार्ड वाटर के आयंस को खींच लेता है. क्या समझे आप? हार्ड वाटर के आयंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन. ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो सोडियम की जगह ये लग जाएंगे. सोडियम की जगह अगर ये आयंस चले गए तो हमने पानी से क्या हुआ, हार्ड वाटर निकाल लिया. अगर हमने इसकी रिएक्शन पानी से करा दी तो पानी से क्या खींचेंगे, ये या ये, तो हम बोलेंगे हार्ड वाटर सॉल्ट बन गया. क्लियर? ये तो चाहते हैं हम एक्सचेंज आयंस. किसका, कौन सा आयन चाहते हैं, सोडियम आयन हट जाए और ये दोनों में से कोई लग जाए इसमें और वो निकल जाए. समझ रहे हो? ये तो चाह रहे हैं. तो यही कह रहे हैं. और क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम 2+ आयन बाय द रेजिन. बोल रहे हैं कि ये रेजिन कितना कैल्शियम आयन ले लेगा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम. वो तो ठीक है, बट कितना ये ले लेगा ये कैल्शियम आयंस, ये रेजिन का काम क्या है बताओ. अरे ये देखो पानी है, मान लो ये रेजिन का बेड है, ये बेड है रेजिन का. यहाँ पे क्या है, सोडियम आयंस है, और ये पानी है. पानी का क्या है, मान लो कैल्शियम 2+ आयन. तो ये जब आयन एक्सचेंज होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थोड़े समय बाद, कैल्शियम आयंस. इधर क्या आ जाएगा, कैल्शियम आयन. और पानी में क्या चला गया, सोडियम आयन. तो पानी में अब क्या हार्डनेस रह जाएगी, नहीं. पानी में हार्डनेस रह जाएगी क्या, क्यों, क्योंकि हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, और उसको हमने आयन एक्सचेंज करवा के रेजिन के थ्रू आयन एक्सचेंज हो गया. ये रेजिन में चला गया, कैल्शियम आयन इन रेजिन चला गया, और यहाँ पे ये वाटर में चला गया. और पानी, सोडियम तो ऐसे भी आयन पानी में डिसॉल्व रहता है, तो वो कोई हार्डनेस तो कॉज करता नहीं है. तो बस यहाँ पे सॉफ्ट वाटर बन गया. और ये रेजिन ने क्या कर दिया, अपने ऊपर सब बोझ ले लिया, कैल्शियम आयन को अपने ऊपर ले लिया. तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, C8H7SO3Na की रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, कैल्शियम 2+ आयन के साथ. इसने आयन एक्सचेंज कर लिया ना, C8H7SO3 होल ट्वाइस CH+Na+. देख लो यही होगा क्या.
हाँ ठीक है ना, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे भी क्या लगा दें 2। अब बैलेंस हो गया, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। अब क्या बोल रहा है, हमें किसके लिए निकालना है, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम 2+ आयन, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है ना, इसका डेटा किसमें, मोल पर ग्राम, व्हेन एक्सप्रेस इन मोल पर ग्राम। ठीक है, तो ठीक है निकाल लेते हैं, यूनिटरी मेथड लगाओ भाई। किसका डेटा दिया हुआ है, इसका डेटा दिया है ना, क्या दिया है 206 ग्राम, है ना। तो हम आर्ग्यू क्या करेंगे कि इसका 2 मोल कितने, इसका 2 मोल रेजिन का, ये रेजिन है, इसको मैं पूरा रेजिन लिख देता हूं, तो 2 मोल रेजिन कितने मोल कैल्शियम 2+ आयन को चाह रहा है, 1 मोल। और यहां से दिख रहा है ना 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम 2+ आयन के साथ रिएक्शन चाह रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो बताओ 1 मोल कितना, 1 मोल रेजिन कितने के साथ चाहेगा, हाफ मोल कैल्शियम आयन। ठीक, और 1 मोल रेजिन का मास को क्या बोलोगे आप, मोलर मास। 1 मोल रेजिन के मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। किसी भी चीज का 1 मोल मोलर मास को कॉरेस्पॉन्ड, तो ये 206 यानी कि 1 मोल मतलब हो गया क्या, यानी कि 206 ग्राम रेजिन कितने मोल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, हाफ, हाफ मतलब 0.5 मोल, है ना। और हमें क्या चाहिए, मोल पर ग्राम। तो बस, तो 206 के आगे आ गया, तो बताओ क्या करेंगे, हमें किसके मोल चाहिए। हाँ ठीक है, यहाँ पे बताओ 206 आया है, तो अभी हमें किसके मोल चाहिए, मोल पर ग्राम चाहिए ना, किसके है, कैल्शियम 2+ आयन का चाहिए। तो कैल्शियम 2+ का निकाल लो, 0.5 अपॉन क्या आ जाएगा, अरे 1 ग्राम, इसके 1 ग्राम रेजिन को 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम रेजिन को कितना मोल चाहिए होगा, 0.5 अपॉन 206 इंटू 1, है ना, दिस बाय दिस इंटू दिस करते हैं ना यूनिटरी मेथड, यानी कि इतने मोल कैल्शियम आयन चाहिए होंगे, है ना। इसको सॉल्व करो, कितना आया, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन आया, 1/412 आ गया, देख लो। क्योंकि हमें क्या बोला है, मोल्स पर ग्राम ऑफ रेजिन, सुनो, मोल्स पर कितने मोल इसके पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम रेजिन में कितने मोल, ये तो पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो स्टेटमेंट इस तरह से बना देते हैं, हाँ खुशी, अभी इजी लग रहा है, अभी इजी लग रहा है, लेकिन पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा क्या पूछ रहा है। इन्होंने सिंपल बोला व्हेन एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम, मतलब रेजिन, मोल पर ग्राम रेजिन मतलब 1 ग्राम रेजिन में कितने मोल कैल्शियम आयंस के हैं, खत्म।